नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को किया गिरफ्तार। दोनों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में जश्न मनाया। डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक रही विफल। लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी मांग पर अड़े रहे डॉक्टर। बंगाल सरकार ने लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी की नहीं दी अनुमति। डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का किया फैसला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। कहा, आजादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। अमेरिका में राहुल गांधी की टीम द्वारा पत्रकार पर हुए हमले की तीखी आलोचना। कहा, ऐसे लोगों के मुंह पर शोभा नहीं देता संविधान शब्द। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत अन्य दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, चुनावी लाभ के लिए राज्यों को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं दोनों दल। राज्य में विपक्षी दल भी प्रचार में जुटे। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का किया लोकार्पण। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने भारी मात्रा में बरामद किए हथियार और गोला बारूद। शिमला के संजौली में अवैध निर्माण और 11 सितंबर के पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की पहचान कराने की मांग। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की लगातार 5वीं जीत। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और अहम खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस बीच ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में जश्न मनाया। और वहीं कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, खासकर ताला पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की गिरफ्तारी, वो बहुत अहम है। उन्होंने इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल से भी इस्तीफा देने की मांग की। मेरा सवाल ये है कि कोई एसआई जो एक थाना प्रभारी, छोटा सा थाना प्रभारी, क्या डिसीजन ले सकता है? क्या उन्हें ऊपर से बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और इसी के कारण उन्होंने ये नोट दिया। तो स्वाभाविक है ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए। छोटे मोहरा है और ऊपर का जो अफसर है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो एसआई जो पकड़ा गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए विनीत गोयल का अभी इस्तीफा होनी चाहिए। विनीत गोयल को अपने पद से हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और वहीं कोलकाता आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में एक बार फिर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बातचीत को लेकर कोई बात नहीं बन सकी और डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया।
डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच शनिवार को हुई बैठक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोग्राफी विवाद के कारण बेनतीजा रही। ममता बनर्जी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद डॉक्टरों ने एक कदम पीछे हटते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की। कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए ममता ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। अंततः दोनों पक्षों के बीच सुनियोजित बैठक सुचारू रूप से नहीं हो सकी। हालांकि भारी बारिश के बीच डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने ममता बनर्जी के आवास के बाहर 1.5 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन इंतजार का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। इस पर डॉक्टरों ने कहा कि हम यहां किसी विचाराधीन मामले के लिए नहीं आए हैं। डॉक्टरों ने कहा, हम यहां 5 मांगों को लेकर आए हैं और सीएम हमें गुमराह कर रही हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने बाद में उन्हें ये कहकर वापस जाने को कहा कि अब समय खत्म हो चुका है। ममता के इस रवैये से डॉक्टरों में रोष है और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर राज्य में बीते 1 महीने से अधिक दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ममता सरकार की असंवेदनशील और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से नाराज डॉक्टर ने देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन किए हैं। हम लोग जो ट्रांसपेरेंसी का डिमांड किए थे, तो हम लोग पहले लाइव स्ट्रीमिंग मांगे थे, वो लोग मना कर दिए। क्या रीजन है नहीं बोले। फिर हम लोग बोले कि हम लोग एक वीडियो रिकॉर्डर ले जाते हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग को भी करने दीजिए। मना कर दिए, रीजन नहीं बोले। फिर हम लोग बोले ठीक है, आप लोग वीडियो कर रहे हैं तो वही वीडियो क्लिप हमें दे दीजिए। नहीं माने। क्या रीजन नहीं बोले। ठीक है, फिर हम लोग बोले ठीक है, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे दीजिए हम लोग को। फिर भी वो लोग बोले कि आज टाइम हो गया, आज चले जाइए। हम लोग बोले तो हम लोग उसके बाद हम लोग आपस में बात किए और फिर उनके पास गए और बोले कि ठीक है, हम लोग मिनट्स दे दीजिए हम लोग को, हम मीटिंग करने के लिए तैयार। पर वो लोग बोले कि अभी और नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं क्या उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन कुछ आ। See, we are not only representing us doctors, we are representing a lot of other people as well. There has to be transparency. That is our only demand. There are a lot of people looking at us. नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मीटिंग नहीं रुकी है। हम लोग वीडियोग्राफी में भी रेडी थे, बस हमें वीडियोग्राफी का फाइल चाहिए था, उसके लिए भी हम तैयार थे। इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं। इस बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती, ये हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का। अन्य खबरों का रुख करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जहां 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे, वहीं भारतीय रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा टाटानगर में एक रोड शो और जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। 15 सितंबर झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्पात नगरी के नाम से मशहूर टाटानगर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेनें टाटानगर से पटना, ब्रह्मपुर से टाटानगर, राउरकेला से हावड़ा, देवघर से वाराणसी, भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा के बीच चलेंगी। देश भर में फिलहाल 106 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और अब इन 6 और नए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इनमें मधुपुर बाईपास का शिलान्यास और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 24.4 किलोमीटर लंबी कुरकुरा कानारोवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और 4 अंडरपास को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी हम लोगों ने कई जगह चिन्हित किया है, जो आगे चल के उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया को भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों स्टेशन बिल्डिंग को 36 मीटर वाइड रूफ प्लाजा से जोड़ेंगे, जिसके ऊपर भी एक्सीलेटर, लिफ्ट, ये सब की व्यवस्थाएं रहेंगी। डबलिंग ऑफ लाइन की बात हो या फिर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की हो या फिर इसके साथ साथ स्टेशंस के रीडेवलपमेंट, यात्री सुविधाओं की करके हो। अब जब
झारखंड से प्रधानमंत्री 6 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे तो यहाँ के यात्रियों को न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि यहाँ पर जो है इसके कारण सर्विस, बिजनेस और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देशवासियों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे और 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री टाटा नगर में एक रोड शो करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब का पक्का मकान। उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि 2 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल 1,13,195 मकान उन्होंने झारखंड के गरीब बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस दौरे से न सिर्फ टाटा नगर बल्कि पूरे झारखंड को फायदा मिलेगा और झारखंड से अन्य राज्यों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। देवघर बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तक अब श्रद्धालु नए भारत की नई पहचान वंदे भारत से कम समय में और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, टाटा नगर। और वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी घमासान जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभाएं की। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं डोडा में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी परिवारों पर निशाना साधते हुए 370 की वापसी जैसे उनके द्वारा किए जा रहे वादों पर उन्हें जमकर घेरा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी प्रचार में भाजपा की मुहिम का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभाएं की। पीएम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने समृद्ध और शांत जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता दोहराई। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी परिवार पीएम के निशाने पर रहे। पीएम ने आरोप लगाया कि इन 3 खानदानों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के होनहार युवाओं को आगे ही नहीं आने दिया। 370 की वापसी जैसे चुनावी वादों को लेकर पीएम कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर बरसे। फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई बयार को सराहते हुए पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी भाजपा ही पूरा करेगी। विपक्ष को घेरते हुए पीएम ने कहा कि संविधान की बात करने वालों ने दशकों तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि भाजपा ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर खूब प्रहार किए। पीएम ने किसान कल्याण के लिए हरियाणा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया।
किसान सम्मान निधि और यूरिया पर भारी सब्सिडी का जिक्र करते हुए पीएम ने पूछा कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस अपने राज्यों में किसानों के लिए क्या कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पर झूठ और अराजकता की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। पीएम ने कांग्रेस पर दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। पीएम ने नेहरू इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व के आरक्षण विरोध की याद दिलाई। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। पीएम ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकारों की नीतियों की वजह से फैली आर्थिक बदहाली का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस के झूठे चुनावी वादों की याद दिलाई। पीएम ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार बताया। पीएम ने कहा कि इन दलों ने अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा से जुड़े अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले युवा पुलिस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए एनआईए और राज्य एटीएस के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों की सफलता पर संतोष जताया और प्रभावित राज्यों को भविष्य में सतर्क रहने को लेकर आगाह किया। उन्होंने नशीले पदार्थों व ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर गृह मंत्री ने पुलिस महानिदेशकों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और पीड़ितों के लिए त्वरित और समय पर न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। तो साफ तौर पर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही और ये बैठक क्योंकि हमने जैसा कि देखा जो 3 नए कानून आए थे उसको लेकर भी और जो आने वाली प्रणाली उसमें कैसे कानून व्यवस्था जो है वो और सुचारू ढंग से आगे बढ़ सके और सशक्त हो सके, इसके लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद पड़ी है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं
कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक हितों के लिए यदि संविधान की दुहाई देने वाले ही पत्रकारों के सवाल पर उन पर हमला कर उनकी आवाज दबाने लगे तो विरोध होना स्वाभाविक है। यहाँ बात राहुल गांधी की हो रही है, जो यूं तो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, परंतु अमेरिका में पत्रकार द्वारा सैम पित्रोदा से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने इसे विवादित सवाल बताया और पत्रकार को पीट डाला। लेकिन इस घटना से उपजे हैं कई सवाल, जिन्हें लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। चुनावी रैलियों में विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने डोडा की रैली में एक और मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का जिक्र करते हुए संविधान की दुहाई देने वालों पर हमला बोला और कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। संविधान शब्द इन लोगों के मुंह पर शोभा नहीं देता। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। विदेशों में देश की छवि खराब करने और पत्रकार के साथ बदसलूकी किए जाने को लेकर भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। राहुल गांधी अभी तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे, बहनों पे बलात्कार, अत्याचार, आगजनी हो रहा है। राहुल गांधी इस प्रश्न के जवाब में उनके सहयोगियों ने माइक फेंक दिया, छीन लिया। क्या हिंदुओं से इतना नफरत है? आने वाले दिन में क्या पत्रकार कोई पूछेगा तो उसकी जुबान बंद कर देंगे, जीभें काट लेंगे क्या? ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है। अपने विरोध पत्र में उन्होंने अमेरिका में पत्रकार पर हमले का जिक्र करते हुए लिखा है कि पहले भी राहुल पत्रकारों पर हमला बोलते रहे हैं। मीडिया पैनलिस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता हमला बोलते रहे हैं। पत्रकारों की जाति पूछकर उनका अपमान भी किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा ये मुद्दा उठाया गया क्योंकि ये न केवल पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि जो सवाल पूछा गया वो बांग्लादेशी हिंदुओं से जुड़ा था। दरअसल ये घटना अमेरिका में घटित हुई, जहां राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर एक निजी भारतीय चैनल का पत्रकार कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा का इंटरव्यू कर रहा था। जब सवाल पूछा गया कि क्या राहुल अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाएंगे, तो राहुल गांधी की टीम के सदस्य इसे विवादित सवाल बताते हुए भड़क गए और पत्रकार की पिटाई कर दी गई और मोबाइल फोन में से सारी रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी गई। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय लोकतंत्र और देश के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में पत्रकार पर हमला और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर कांग्रेसियों द्वारा दिखाई गई असहिष्णुता से ये विवाद गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने शासन के दौरान कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ
मैं कहती हूँ आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 एफआईआर वापस लिए। अगर उसको जरूरत है तो मुझे बताइए, एक एफआईआर वापस करके दिखा दे मुझे। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है। सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है और उसके बाद क्या उनका रवैया रहता है वो तो देखो, ये तो उन्हीं के विवेक पे निर्भर है। और वहीं आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस है और आज हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग शनिवार और रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। अमित शाह ने चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। गृह मंत्री ने राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण किया। अमित शाह ने हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विश्व को हिंदी में संबोधित कर हिंदी के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाई है। मोदी जी ने दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास के साथ और गौरव के साथ पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित कर हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम। जब अटल जी ने यूएन के जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया, तब दुनिया अचंभित रह गई थी। आज मैं हिंदी प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि आज हम यूएन की लैंग्वेज बन चुके हैं और 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी हम बन चुके। हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को पूरे देश की भाषा के साथ साथ विश्व की भाषा बनाने पर जोर दिया। सरकार व समाज के सम्मिलित प्रयासों से हिंदी लगातार जनोन्मुखी हो रही है। हालांकि इस दिशा में अभी और प्रयास शेष हैं, जो समाज की लंबी साधना से ही संभव होंगे। हमें हिंदी को सरकार की भाषा बनाने के साथ साथ संसार की भाषा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अतः आइए हम इस हिंदी दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हिंदी दिवस के अवसर पर देश और विदेशों में रहने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे सभी प्रतिष्ठित गणमान्य और भाषाविदों का विशेष धन्यवाद। आइए हम विश्व पटल पर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने का संकल्प लें। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है
1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और पहचान में इसके योगदान का सम्मान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेन की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के जमशेदपुर से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 660 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास भी करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने दक्षिण पूर्व रेल महाप्रबंधक अनिल मिश्रा से खास बातचीत की। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के टाटानगर से 6 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और रेल से संबंधित कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ है दक्षिण पूर्व के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा जी। उनसे हम जानते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का और कौन कौन सी जो ट्रेन है यहाँ से वो रवाना कर रहे हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री का कल सर क्या कार्यक्रम है, क्या फ्लैग ऑफ? आदरणीय प्रधानमंत्री कल टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से टाटा पंडा वंदे भारत का फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कल 10:15 पर शेड्यूल है। और ये टाटा इंडस्ट्रियल बेल्ट को पटना से जोड़ेगी, जो दूरी 7 घंटे 15 मिनट में ये ट्रेन तय करेगी। और इसका स्टॉपेज भी इस रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर है। इसके अलावा और 6 वंदे भारत का भी फ्लैगिंग आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे।
इसके साथ ही रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। अमूमन सर कितना समय लग जाता है टाटा से पटना जाने में अन्य ट्रेन से? इस ट्रेन से कितना समय की बचत होगी और कितने कोच का ये कंपार्टमेंट होगा? कौन कौन से क्लास होंगे? पटना से टाटा से पटना जाने वाली जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं सामान्यतः वो 10 से 11 घंटे लेती हैं और यह ट्रेन 7 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको करीब 3 घंटे से ऊपर का समय में बचत होगा। बताया जा रहा है कि टाटा नगर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री उसकी भी शुरुआत करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? टाटा नगर एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है और एक मुख्य साउथ ईस्टर्न रेलवे का स्टेशन है। स्टेशन रीडेवलपमेंट का ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हुआ है और ये 347 करोड़ में स्टेशन बिल्डिंग और बाकी जो पैसेंजर एमिनिटीज के आइटम यहाँ रीडेवलप होंगे और एक भव्य स्टेशन बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी। सर अंतिम सवाल, झारखंड के लिए पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए 8-10 वर्षों में रेलवे का कितना फोकस रहा है, कितना काम किया गया है? नहीं, रेलवे ने झारखंड के लिए को डेवलप करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूँगा कि झारखंड का संपूर्ण जो रेलवे नेटवर्क है 100% इलेक्ट्रीफाइड है। उसके साथ ही यहाँ के करीब साउथ ईस्टर्न रेलवे के 27 स्टेशनों झारखंड में जो पड़ते हैं उसको हम लोग अमृत स्टेशन के तहत रीडेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद सर दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, टाटा नगर। और डीडी न्यूज़ संवाददाता राजेश राज ने टाटा नगर और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमशेदपुर में जायजा लिया। टाटा नगर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण किए जाने के बाद एक झारखंड के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो सपना है वो साकार होगा। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि जो बिहार के जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी राहत का पैगाम होगा। टाटा और पटना के बीच जो रेलगाड़ियां चलती रही हैं वो 10 से 12 घंटे की दूरी तय करने के बाद वहां पहुंचती है, लेकिन यह ट्रेन 6 से 7 घंटे में पटना तक की दूरी तय करेगी और यह मात्र कुछ एक स्टेशनों को छूती हुई पटना पहुंचेगी। और इसके अलावा जिन वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें बाबा बैद्यनाथ की धरती देवघर से काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी तक की यात्रा भी वंदे भारत एक्सप्रेस करेगी, जो कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार और वाराणसी इसकी सीमा को छूती हुई जाएगी। जो वंदे भारत ट्रेन ब्रह्मपुर के लिए जाएगी वो उड़ीसा राज्य को इसका बड़ा फायदा होगा और भागलपुर से हावड़ा के लिए जो वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा वह कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल के जो मुसाफिर हैं उनके लिए राहत का पैगाम लाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना भी रहा है कि वो सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए हिंदुस्तान में रेल का कायाकल्प करने की जो उनकी योजना है उसमें यह मील का पत्थर साबित हो रहा है। आनंद कश्यप के साथ टाटा नगर जमशेदपुर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीबीआई द्वारा तालाब पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ममता बनर्जी बलात्कारी को बचाना और सबूतों को मिटाना चाहती थी। ममता बनर्जी के लिए एक और झटका। अब संदीप घोष जिस प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोट करके दूसरे मेडिकल कॉलेज भेजा था और एसएचओ पुलिस स्टेशन, तालाब पुलिस स्टेशन, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, परंतु ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसे लोगों को लगातार संरक्षण दिया। पहले संदीप घोष को करप्शन केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो डिले इन एफआईआर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, क्राइम सीन के ऑल्टरेशन के लिए हुई है। मतलब कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जैसे और भी सबूत सामने आए कि ममता बनर्जी की सरकार शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल कवर अप कराना चाहती थी और इसीलिए बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सच की आवाज दबाओ, ये चल रहा था। और उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने मुंबई में पारसी समुदाय के साथ बैठक की।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पारसी समुदाय की देश में कम हो रही संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। हमारा देश में पारसी कम्युनिटी अभी लगभग 52,000 तक रह गई है। इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत सरकार ने जियो पारसी का एक कार्यक्रम चलाया, जिसको आज यहाँ एक मुंबई में आकर के हम लोगों ने पारसी कम्युनिटी के साथ में बैठक की है और आगे हमारा कोशिश रहेगा पारसी कम्युनिटी का संख्या को हमारे देश में बढ़ाना है। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग इस बिल के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिम समाज के भाई बहनों और युवाओं के लिए काफी मददगार साबित होगा, लेकिन कुछ लोग इस बिल के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैंने जब बिल पेश किया था उस समय भी कहा कि जो भी अपना बात रखना है जेपीसी में रख सकते हैं, हमारे पास कोई छुपाने का नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर सोच के साथ हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों में जो कमज़ोर है उनके लिए ये वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा हमको सुदृढ़ करना, उसको ब्रॉड बेस करना और ट्रांसपेरेंसी लाना, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़रूरी है, इसलिए अमेंडमेंट प्रपोज किया है। और वहीं जम्मू कश्मीर में आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विकास के दौर में आज जम्मू कश्मीर देश के किसी भी राज्य से आगे है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल और 8,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करूं तो 2016 से 17 में ये 1,70,000 करोड़ की थी, जो 2022 से 23 में 2,45,000 करोड़ की हो गई है और इस फाइनेंशियल ईयर में 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव आज जम्मू कश्मीर दे रहा है और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज हमारे पास 1.25 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स हैं। सबको हम जमीन नहीं दे पा रहे। 8800 करोड़ 8,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर गए, उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया। 18,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो थे वो जमीन पर काम हो रहा है। 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। यहाँ 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो एक रोजगार यहाँ से भी सृजित होगा। और चौथा जो मुख्य रोजगार का यहाँ साधन होगा वो टूरिज्म होगा। 2 करोड़ 11 लाख लोग आए और ये आंकड़ा मैं समझता हूँ कि इस बार 2.25 करोड़ से ऊपर जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स को भी आप देखेंगे तो 2.5 गुना से ज्यादा टूरिस्ट बढ़ा है और 1163 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया है। इस साल हम उससे ज्यादा करेंगे। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो 2016-17 में ये मोटे तौर पर 1,70,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, जो 22-23 में 2,45,000 करोड़ की हो गई और इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी, खासतौर से नौजवान हो या महिलाएं, उनकी आकांक्षाओं को नया पर लगा है और देश के दूसरे हिस्सों के लोग जिस तरह से सपने देख रहे हैं, आज यहाँ के लोग भी उसी तरह के सपने देखने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के आम आदमी, खासतौर से नौजवान हो या महिलाएं हो, उनकी आकांक्षाओं को नया पर लगा है और देश के दूसरे हिस्सों के लोग जिस तरह से सपने देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी उसी तरह के सपने देखने लगे हैं और अब सही दिशा में वो जम्मू कश्मीर को और देश को आगे बढ़ाने में ढेर सारे युवा, ढेर सारे बच्चे बच्चियां या यहाँ के नागरिक लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई सुबह का जो आगाज हुआ है वो निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर के लोगों के योगदान को आने वाला इतिहास भारत का या भविष्य जरूर याद रखेगा। और वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2013 में मुंशी प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित हिंदी और नेपाली लेखक डॉक्टर रामदयाल राकेश ने हिंदी भाषा प्रेमियों को जागरूक किया।
इस अवसर पर हिंदी प्रेमियों ने नेपाल में हिंदी भाषा के संपर्क भाषा होने के बारे में अपने विचार और अनुभव साझा किए और नेपाली छात्रों ने हिंदी कविताएं सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साल 2011 से 2020 तक सालाना 60 से 70 हजार बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया। ये जानकारी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कैलिफोर्निया और ओहायो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान और शिशु और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के बीच संबंध को लेकर अध्ययन किया था। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों का अध्ययन किया था। अध्ययन में भारत में स्वच्छ भारत अभियान के बाद शिशु और बाल मृत्यु दर में तेजी में कमी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की शौचालय तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 22,53,000 नए कर्मचारियों का जुलाई महीने में नामांकन हुआ है। जुलाई 2023 के मुकाबले इस आंकड़े में 13.32% का इजाफा देखने को मिला है। जुलाई में रजिस्टर हुए नए कर्मचारियों में से करीब 48% यानी 10,84,000 कर्मचारी 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। इसी महीने करीब 4,65,000 महिलाओं को इस योजना के तहत रजिस्टर किया गया है। जुलाई में 56,467 संस्थानों ने ESI योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। और वहीं दिवंगत CPIM नेता सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर उनके परिवार के जरिए मेडिकल छात्रों की रिसर्च और टीचिंग के लिए एम्स को दान कर दिया गया है। एम्स दिल्ली में मीडिया प्रभारी और एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि देह दान बहुत ही नेक काम है। इसके तहत पूरा शरीर दान कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल छात्रों के शोध और शिक्षण में किया जाता है और बाद में ऐसे शव का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। श्री सीताराम येचुरी जी की बॉडी का उन्होंने डोनेशन किया है परिजनों ने, और ये दान एक बहुत नोबल कार्य है और इसमें ये पूरी बॉडी डोनेट की जाती है जो स्टूडेंट्स के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के काम आती है। तो पहले बॉडी को एम्बाम किया जाता है जिसमें कई फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट बॉडी इज़ प्रिजर्व्ड इन एज लाइफ लाइक स्टेट एज पॉसिबल, एंड देन इस बॉडी को MBBS स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बोथ ग्रॉस एनाटमी, माइक्रो एनाटमी, न्यूरो, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को यहाँ स्टडी कराया जाता है। बॉडी डोनेशन एक बहुत नोबल कॉज है, तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, इस कारण काफ़ी लोग अब बॉडी डोनेट करने लग गए हैं। और उधर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने अपने ऑपरेशन चक्र 3 के तहत एक सोफिस्टिकेटेड वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। CBI ने इस सिलसिले में मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। CBI के अनुसार आरोपी 2022 से विदेशों में लोगों को निशाना बना रहा है। आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी के दौरान 57 सोने के ब्लॉक, 16 लाख रुपए नकद, एक मोबाइल फोन, क्रिप्टो करेंसी का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लैपटॉप, लॉकर का विवरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी राजनीतिक परिस्थितियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को होने वाली झारखंड के दौरे पर DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल के साथ खास बातचीत की। देखिए। झारखंड में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अब हम तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ग्रहण किया
ग्रहण करने के बाद एक समर्थन मिलते जा रहा है। आने वाला दिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय है। सर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो रही है, लगातार उस मामले को आप लगातार उठाते भी रहे। ये बात सही है। संथाल परगना की जो स्थिति पैदा हुआ है, एक एक गांव, आदिवासी गांव मिटते जा रहा है। इसलिए हमने उस क्षेत्र में हम सामाजिक स्तर पर 16 तारीख को महासम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें खुद हम स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे। उस क्षेत्र का जो सामाजिक व्यवस्था है हमारा आदिवासी में, सभी माझी और प्राणिक, नायके, गोडे और सभी मड़ेहोड़ वहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। झारखंड में एक बात और देखने को मिली, भ्रष्टाचार। इस इलाके में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। उसका बाद एक एक बात आते जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। हम पहले तो जिस मुद्दा को हमने सामने किया है, इस मुद्दा को हम मुकाम तक पहुंचाने का मेरा दायित्व भी है और आदिवासी उत्थान के लिए हमारा जीवन भी समर्पित है। कि जो हम झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक जो हम राजनीतिक जीवन में बड़ा लंबा सफर हम किया और उसका बाद आज झारखंड अलग होने के बाद ये स्थिति पैदा हो गया, जिस स्थिति से हमारा आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है और इतना सुरक्षा का कवच रहते हुए भी जमीन से बेदखल होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनौती है। सर, कल प्रधानमंत्री जी का दौरा है। अच्छा है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड प्रदेश आ रहा है, इसके लिए पूरा झारखंड की जनता बड़ा उत्साह हुआ है। विशेष करके कोल्हान धरती की जनता और उत्साह कि आज कोल्हान की धरती में आज विकास के काम को आरंभ करेंगे। आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को, जो टीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी मोहित के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, टाटानगर, जमशेदपुर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेष रूप से देश और विदेश में रह रहे केरल के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि इस त्योहार को लोग नई फसल आने की खुशी में मनाते हैं। यह त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पर्व के द्वारा हम अन्नदाता किसानों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। समृद्धि का प्रतीक यह त्योहार सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। राष्ट्रपति ने कामना की कि हमारे देश और समाज में समरसता व शांति का संचार होता रहे और हम एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निष्ठापूर्वक कार्यरत रहें। राजस्थान की वीरांगनाओं के बलिदान को नमन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांजन्य द्वारा काव्य घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई युवा कवियों ने अलग अलग विषय पर काव्य पाठ किया। इस अवसर पर पांजन्य के संपादक हितेश शंकर ने कहा कि नए कवियों को बड़ा मंच मिलना चाहिए। पर बढ़ दिए तो लौट के फिर आना है मुश्किल, और फैसले कर लेना तो फिर भी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुंबई में भारत के लाल बादशाह राजा के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 3 मंजिला मकान गिर गया, जिसके मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की खबर है। मकान के नीचे वाले हिस्से में एक डेयरी थी, जिसमें पशुओं के दबे होने की भी खबर है। 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एक 3 मंजिला मकान है, जिसकी अभी बरबरा कर गिर पड़ा है। कुछ 8 से 10 पशु और 8 से 10
व्यक्ति इसके अंदर अभी मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, परंतु स्थितियां तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब ये सारा मलबा हटेगा। अभी तक कोई कंफर्म्ड कैजुअलिटी इसमें नहीं आई है। 3 लोग निकाले गए हैं और भी प्रयासरत हैं कि और भी लोग निकाले जाए। पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु टीमें लगी हैं, फायर की टीम है और साथ में जो पुलिस है स्थानीय वो भी लगी है, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो भी अंदर हैं उनको निकाला जाए। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।